ओबरॉय विला। शाम का वक्त। कशिश और काव्या जाने के लिए रेडी थे। घर के सभी लोग मेन हॉल में खड़े हुए थे। निर्जला एक थैला काव्या को देते हुए बोली, इसमें कुछ सामान है और हाँ, मिलने आते रहना, शादी हो गई ये सोचकर घर वालों को मत भूल जाना। काव्या निर्जला की बात पर उसके हाथ को पकड़कर बोली, मॉम आप अभी तक नाराज हो मुझसे, आई एम सो सॉरी। राजेंद्र जी काव्या के सिर पर हाथ फेर कर बोले, माँ बाप बच्चों से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं हो सकते बेटा, अपना और अब अपने परिवार का भी ख्याल रखना। काव्या राजेंद्र जी की बात पर अपना सिर हिला देती है और सबसे मिलकर कशिश के साथ मित्तल मेंशन के लिए निकल जाती है और बाकी सब लोग मेन हॉल में सोफों पर आकर बैठ जाते हैं। राजेंद्र जी सोना की तरफ देखते हुए बोले, सोना बेटा चाय पिला दो, शाम हो गई है। वैशाली राजेंद्र जी की बात पर बोली, क्यों ससुर जी, आपको लगता है कि हमको चाय बनाना नहीं आता? वैशाली की बात पर राजेंद्र जी मुस्कुराकर बोले, आप चाहें तो आप बना दीजिए। वैशाली मुंह बनाकर बोली, कहने के बाद करने वाला काम हम नहीं करते, सोना दीदी ही बनाएगी। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, सोना। सोना सम्राट को इग्नोर कर राजेंद्र जी से बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ पापा। इतना कहकर सोना किचन की तरफ चली जाती है। सम्राट को अब गुस्सा आ रहा था। वो देख पा रहा था कि सोना उसे इग्नोर कर रही है, इसलिए वो सीधा सोना के पीछे किचन में चला जाता है। सम्राट किचन में आकर सोना के बाजू को कसकर पकड़ अपनी तरफ करके बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू सोना, वाई आर यू इग्नोरिंग मी? सोना सम्राट से अपने बाजू को छुड़ाते हुए बोली, लीव मी, और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। सम्राट सोना के कंधों को कसकर पकड़ अपने पास लाकर बोला, क्यों बात नहीं करना चाहती? क्या किया है मैंने? और तुम्हें पता है ना, मुझे ये तमाशे बिल्कुल नहीं पसंद। सोना गुस्से भरी नजर से सम्राट को देखते हुए बोली, मैं तमाशा कर रही हूँ क्या? सच में तमाशा तो आपने बना कर रखा है मेरे भाई के फीलिंग्स का। सम्राट सोना की बात पर अपनी आंखों में गुस्सा लिए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई भाई नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। सोना सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, और मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं अपने भाई के लिए आपसे शादी कर सकती हूँ तो आपसे लड़ भी सकती हूँ। सम्राट सोना को झटके से छोड़ उसे घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन बाय दैट? अगर तुम्हारा भाई कहे तो तुम मुझे छोड़ दोगी? सोना सम्राट की बात पर बोली, ऐसी हरकत करना हम लोगों ने नहीं सीखा, ना मेरे भाई ने और ना मैंने। मेरे पापा हमेशा कहते हैं अगर हम दूसरों को खुशियां दें तो हमें खुशियां मिलती है, लेकिन आप आज मेरे भाई को जानबूझकर नीचा दिखा रहे थे। सम्राट सोना की बात सुन गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारे भाई को नीचा नहीं दिखा रहा था, उसे असलियत बता रहा था। अपनी लाइफ में आगे बढ़े, काव्या उसकी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। सोना सम्राट के चिल्लाने पर खुद भी गुस्से से बोली, मेरा भाई कोई छोटा बच्चा नहीं है, अपने एहसास को समझता है वो। अगर उसे जबरदस्ती काव्या को हासिल करना ही होता तो आपके और आपके परिवार वालों की इज्जत को सरेआम उछाल चुका होता, आपकी बहन को अपने साथ लेकर भाग चुका होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और आप जानबूझकर काव्या को उसके सामने लाकर उसे हट कर रहे हो। सम्राट अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर गुस्से से बोला, तुम हद पार कर रही हो सोना। सोना भी गुस्से से बोली, बात अगर मेरे भाई की हो तो मैं सारी हदें पार कर सकती हूँ। उन दोनों के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के लोग भी किचन में आ जाते हैं। अमृत और राजीव सम्राट के पास आकर बोले, क्या हो गया? तुम चलो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सम्राट गुस्से में सोना को घूरते हुए बोला, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाकर मुझ पर चिल्लाती है। सोना सम्राट को घूरते हुए बोली, आप चिल्लाते हो तो आपको म्यूजिक लगता है, और मैं अगर कुछ कहती हूँ तो आपको लगता है मैं चिल्ला रही हूँ। सम्राट सोना की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझसे बदतमीजी करती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सोना भी अपने कदम सम्राट की तरफ बढ़ाकर बोली, आपसे ही सीखा है। रचना सोना को घूरते हुए बोली, सोना चुप रहो। फिर सम्राट से बोली, और तुम कब से लड़कियों की तरह झगड़ा होने लगे? चलो यहाँ से। बीवी के पीछे पीछे किचन में आ गए, सिर्फ झगड़ा करने के लिए। सम्राट रचना की बात पर सोना की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस नक्चली चुड़ैल से बोलो ना, बेवजह मुझ पर चिल्लाती है और मुझे इग्नोर कर रही है सुबह से। सोना सम्राट की बात पर दांत पीसकर बोली, हाँ हाँ, जाओ यहाँ से बागर बिल्ले, क्या पता मुझे नोच लो, और मैं कोई बेवजह नहीं चिल्ला रही हूँ, आप हो जो यहाँ पर आकर अपना गला फाड़ रहे हो। और दामिनी उन दोनों के झगड़ों के बीच में सोना से बोली, वह क्या बात है, इस तरह पति को इज्जत देते हैं, उसे मुंह पर बागर बिल्ला कह रही हो? क्या तुम्हें नहीं सिखाया घर वालों ने पति से कैसे बात करनी चाहिए?
सम्राट सोना के आगे आकर दामिनी से बोला, सोना मेरी बीवी है, हम दोनों हो रहे हैं ना, आप कौन होती हो बीच में आने वाली, अपने काम से मतलब रखो ना। दामिनी सम्राट को घूरते हुए बोली, तुम्हारी बीवी तुमसे बदतमीजी कर रही है और साथ में सब लोगों के सामने तुम्हें इंसल्ट कर रही है, और तुम। सम्राट ने दामिनी को देखते हुए, ये हम दोनों का आपसी मामला है। दामिनी सम्राट की बात पर कुछ नहीं कह पाती, बस बेइज्जती का घूंट पीकर किचन से बाहर चली जाती है। दामिनी के जाने के बाद सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, और तुम आओ कमरे में, फिर तुम्हें बताता हूं। इतना कहकर सम्राट गुस्से से किचन से निकल कमरे की तरफ चला जाता है। अमृत वैशाली के पास जाकर धीरे से बोला, तुम ना सोना से दूर रहा करो, तुम्हारी छत्रछाया में रहकर वो पूरी तरीके से तुम्हारी तरह हो चुकी है, और सम्राट अमृत की तरह नहीं है। वैशाली अपनी गर्दन अमृत की तरफ घुमाकर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम तुमको काटने के लिए दौड़ते हैं। राजीव अमृत के कान में धीरे से बोला, तुम क्यों महाभारत शुरू करने पर लगे हुए हो, चुपचाप यहाँ से जा नहीं सकते हो, अपनी बीवी को क्यों भड़का रहे हो, वरना वो सीधा तुम्हारे पीछे तलवार लेकर दौड़ेगी, सोना नहीं है वो। अमृत राजीव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुमने सही कहा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना मेरी बीवी मुझे उल्टा टांग देगी। इतना सोचते हुए अमृत बिना वैशाली की बात का जवाब दिया किचन से बाहर चला जाता है। सब लोग किचन से बाहर चले जाते हैं और सोना मुंह बनाते हुए चाय बनाने लगती है कि वैशाली सोना के बगल में उसका हाथ बटाते हुए बोली, आपको आज का हो गया था, आप तो कभी ऐसे बात नहीं करती। सोना वैशाली की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोली, उन्होंने जानबूझकर मेरे सिद्धू को परेशान करने की कोशिश की, उसे हक किया और उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कुछ कहने के बजाय प्यार से उनसे बात करूंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। वैशाली सोना की बात पर कुछ सोचते हुए बोली, एक बात बताओ, बागर बिल्ले, हमरे कहने का मतलब बड़का भैया ने कहा वो आपसे प्यार करते हैं। सोना वैशाली को कन्नेखियों से देखते हुए बोली, हाँ तो। वैशाली अपने आप को सही करते हुए बोली, हमरे कहने का मतलब था कि आपने कहा आप दोनों की शादी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो बड़के भैया को आपसे प्यार कैसे हो गया। सोना वैशाली को देखते हुए बोली, ज्यादा दिन तक अगर हम एक कुत्ते को भी अपने साथ रखें तो उससे भी लगाव हो जाता है, और मेरे साथ तो फीलिंग है, तो हम दोनों दूसरे को पसंद करने लगे। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, गजब, मतलब जिस आदमी ने जबरदस्ती शादी की उसी से प्यार भी हो गया। सोना सवाल करते हुए बोली, तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी तरह मैं अपने पति के पीछे चाबुक लेकर दौड़ूं उसे मारने के लिए। वैशाली सोना के तंज कसने पर मुंह बनाकर बोली, हम उसको मारते पीटते नहीं है, बस हमको ज्यादा चिपका चिपकी पसंद नहीं है। सोना वैशाली को देखते हुए बोली, वैशाली, अमृत भैया बहुत अच्छे हैं, अगर तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो बेहतर होगा कि तुम खुद जाकर भैया को बता दो, इससे पहले कि तुम्हारे बारे में उन्हें किसी और से पता चले। वैशाली सोना की बात पर अपना सिर झुकाकर बोली, हमरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, और उसने भी तो नहीं कहा ना कि वो हमको पसंद करता है। सोना वैशाली की बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम जाकर कह दो ना कि तुम उन्हें पसंद करती हो, क्या लड़के ही अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, और लड़कियां सिर्फ फुटेज खाती रहेंगी। वैशाली अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आप कहना चाहती हो कि हम उस नेवले के पास जाकर ही कहें कि हम उसको पसंद करते हैं, ताकि वो हमरा और ज्यादा मजाक उड़ाए। सोना वैशाली के माथे पर मारकर बोली, तुम सच में बेवकूफ हो, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। इतना कहकर सोना उबल रहे चाय में गैस बंद करती है और कप में छानने लगती है। सोना चाय का ट्रे वैशाली को देते हुए बोली, जाकर सबको दो, मैं बिस्कुट लेकर आती हूँ। वैशाली अपना सिर हिलाते हुए चाय का ट्रे लेकर किचन से बाहर चली जाती है। सम्राट का कमरा। सम्राट खुन्नस में कुड़ते हुए बिस्तर पर बैठा लैपटॉप के बटन को जोर जोर से दबा रहा था। राजीव, विप्लव और अमृत सम्राट के कमरे में आ जाते हैं और उसकी हरकत को देखकर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। विप्लव चुपके से जाकर धड़ाम से सम्राट के बिस्तर पर कूद पड़ता है, तो सम्राट हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ से लैपटॉप छूटकर जमीन पर गिर जाता है। सम्राट खुन्नस में विप्लव को घूरते हुए बोला, क्या तुम आदम जमाने के चिंपैंजी की तरह इधर उधर घूमना बंद कर सकते हो, और ये क्या गंदी हरकत है तुम्हारी। विप्लव सम्राट की गुस्से भरी आवाज पर मुंह बनाते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है जो आप सुधांशु को बार बार सुना रहे थे, और अच्छा हुआ मैं तो भाभी से कहूंगा, भाभी आपको 1-2 महीने तक बात ही ना करें, तभी आपका अकल ठिकाने आएगा। सम्राट विप्लव को बड़ी शिद्दत से घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने, फिर से कहो, मेरी बीवी को भड़काना चाहते हो तुम। विप्लव अपनी मुंडी हिलाकर बोला, आपने बिल्कुल सही सुना, सुधांशु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और आपने मेरे दोस्त को हट करने की कोशिश की, उसके दिल में दर्द हुआ, आपने जानबूझकर मुझे क्यों नहीं बताया कि सुधांशु और काव्या एक दूसरे को लाइक करते थे।
सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, मैं तुम्हें क्यों बताता, क्या इस घर का सुप्रीम कोर्ट तुम हो या फिर इस घर के मुखिया हो, जिसके पास सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन होता है। दूध का डब्बा हाथ से छुटा है और बड़े आए मेरे सामने शान पट्टी चलाने वाले। अमृत सम्राट की बात सुनकर बोला, अभी तो सिर्फ सोना ने तुमसे बात करना बंद किया है। अगर दोबारा तुमने सुधांशु को टारगेट करने की कोशिश की ना, तो कहीं वो तुम्हें छोड़कर अपने मायके ना चली जाए। सम्राट अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर अमृत से बोला, क्या कहा तुमने, वो मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी? वो ऐसी नहीं है, और अगर चली भी गई ना, तो मैं उसे जबरदस्ती ले आऊंगा। उसके मम्मी पापा को भी पता है, उसकी बेटी एक नंबर की शैतान की नानी है, चुड़ैल कहीं की, हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। राजीव सम्राट की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो तो हमें पता है कि कौन कितना शरीफ है, जो यहाँ पर भोला भंडारी बनने की कोशिश कर रहा है। सम्राट राजीव को घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन, मैं उस बदबू अवस्थी को परेशान करता हूँ? विप्लव कंफ्यूज होते हुए बोला, ये कौन है? हमारे घर में ऐसे नाम की कोई नहीं रहती। सम्राट विप्लव को आंखें दिखाते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, तुम एक नंबर के नारद मुनि हो, इधर की बात उधर जाकर करते हो, उधर की बात इधर आकर करते हो, जाओ यहाँ से। विप्लव बिस्तर से उतरते हुए बोला, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन देख लेना, आपने मुझ पर चिल्लाया ना, इसके लिए आप खुद मुझसे आकर सॉरी कहोगे। भाभी से जाकर कहता हूँ कि आप उनको बदबू अवस्थी कह रहे थे। इतना कहकर विप्लव वहां से भाग जाता है। सम्राट अपनी आंखें बड़ी कर अमृत से बोला, अरे यार, उसको पकड़ प्लीज, लेकर आ, कहीं सच में जाकर सोना के सामने ये सब ना कह दे, वरना वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अमृत मजे के साथ सोफे पर बैठते हुए बोला, हम क्यों किसी को पकड़ने जाने लगे, तुम्हें जाकर वापी को पकड़ना चाहिए, आफ्टरऑल तुम्हारी जुबान बटर की तरह जो फिसल गई। सम्राट कुनमुनाते हुए बोला, तुम सच में मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। अगर मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई तो कैसे रहूंगा मैं उसके बगैर? राजीव फ्रूट बास्केट पर रखा एप्पल उठाकर खाते हुए बोला, इश्क की खुमारी सिर चढ़कर नाच रही है जनाब के, देखो तो जरा कैसे पल भर की जुदाई के नाम से ही दिल तड़प उठा है इनका। सम्राट तिरछी नजर से राजीव को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सम्राट के सवाल पर अमृत मुस्कुराते हुए बोला, यही कि तुम पागल हो रहे हो सोना के प्यार में। सम्राट कुछ देर अमृत को घूरता है और अकड़कर कहता है, हाँ, तो किसी भी आदमी को एक इनोसेंट और प्यारी लड़की से लगाव हो जाएगा, जब वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों की भी रिस्पेक्ट करेगी और तुम्हारी हर बात को मानेगी। अमृत सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मैंने देखा किचन में बागर बिल्ला नाम का नया नामकरण हुआ है तुम्हारा, वैसे मैं भूल गया था, ये नाम तो काफी पहले तुम्हें मिल गया था। सम्राट इरिटेट होकर बोला, तुम दोनों मुझे यहाँ पर परेशान करने आए हो या फिर कंसोल करने आए हैं? अमृत सम्राट की बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, हम तो तुझे ये बताने आए थे कि कल तेरे डांस अकेडमी की ओपनिंग है और तुम्हें उसका ओपनिंग किसके हाथों कराना है, सोच लेना है। सम्राट अमृत की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, ऑफ कोर्स मेरी बीवी ही उसका ओपनिंग करेगी। राजीव सम्राट की बात सुन अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, लेकिन जहां तक मुझे पता है सारे उद्घाटन तो तुम करते हो, तो फिर इस बार सोना के हाथों से ऐसा क्यों? सम्राट राजीव को घूर कर बोला, शादीशुदा होने के बावजूद क्या मैं कुंवारा मरने वाला टैग लेकर घूमूं, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? अमृत खड़ा होते हुए बोला, हमें क्या करना है वो तो तुम्हें सोचना है कि तुम अपनी बीवी को कैसे मनाने वाले हो, तुमने उसे पोक किया है। सम्राट मून बनाकर राजीव और अमृत को देखते हुए बोला, क्या तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे सोना को मनाने में? राजीव और अमृत एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ कहते हैं, सोचना भी मत। सम्राट खुन्नस में उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों को हाय लगेगी मेरी, और राजीव तुम तो सिंगल ही मरोगे। राजीव सेब उठाकर सम्राट को फेंककर मारते हुए बोला, तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं सकते, तुम सम्राट हो ही नहीं, पता नहीं किस सन की आदमी की आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है और मुझे श्राप दे रहे हो कि मैं सिंगल मरूंगा। देखना सोना तुमसे पूरे 1 साल तक बात नहीं करेगी, ये मेरा श्राप है। इतना कहकर राजीव खुन्नस में सम्राट के कमरे से निकल जाता है। अमृत 2 मिनट सम्राट को देखकर बड़बड़ाता है, जिसे देख सम्राट कहता है, क्या कह रहे हो, सीधा सीधा कहो ना। जिस पर अमृत मुंह बनाते हुए बोला, मैं भी कह रहा था कि सोना तुमसे पूरे 1 साल तक बात ना करे, तुमने मुझे हाय दिया ना तो तुम भी बाय खाओगे। इतना कहकर अमृत फ्रूट बास्केट से संतरा उठाकर सम्राट को मारता है और कमरे से बाहर चला जाता है। सम्राट अपने आप को शीशे में देखता है, जिसकी हालत थोड़ी मैसी थी। सम्राट अपने बालों को नोचते हुए चिल्लाकर बोला, सोना अवस्थी, तुमने मुझे पागल कर दिया है।
अगर तुमने मुझसे बात नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रहेंगे और तुम्हें मजबूरी में मुझसे बात करना ही होगा। इतना कहते हुए सम्राट लैपटॉप को उठाकर बिस्तर पर फेंक देता है और अपने कपड़े निकाल कर फेंकते हुए बाथरूम में घुस जाता है। शायद सम्राट ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना इरिटेट, बेचैन और हताश खुद को महसूस नहीं किया था, जितना सोना के आने पर खुद को कर रहा था। रात का वक्त, सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। अदिति अपने नए आईपैड में खाने की रेसिपी देख रही थी, जिसे राजीव ने उसे रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर दिया था, और उसके साथ में विप्लव और विराट चिपक कर बैठे हुए थे। शोभित जब अपना काम खत्म करके रात के डिनर के लिए कमरे से बाहर मेन हॉल में आता है, तो उन दोनों को अदिति के इतने करीब देखकर जल्दी से उनके पास जा विप्लव को साइड करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम? विप्लव शोभित के अचानक ऐसे धक्का देने पर दूर होता है, लेकिन उस चक्कर में विराट सोफे से धड़ाम से गिर जाता है और शोभित को कोसने लगता है। वैशाली किचन से बाहर खाने का बाउल लाकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए उन लोगों की तरफ देखकर बोली, तुम लोग का वहां पर कुश्ती खेल रहे हो, जो जमीन पर गिर रहे हो। विराट खड़ा होकर वैशाली को शोभित की तरफ इशारा करते हुए बोला, आजकल ये भैया पागल हो गए हैं, किसी को भी बनी के पास नहीं आने देते। शोभित विराट की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी करके विराट को देखने लगता है और उसे मन में जी भरकर पीटने का ख्याल लाने लगता है। शोभित विराट को देखते हुए मन में बोला, कर ले बेटा बुराई। अगर किसी को भी शक हुआ ना मेरे और अदिति के बारे में, तुझे तो फिर कमरे में घुसकर मारूंगा। दामिनी, जो कि डिनर के लिए नीचे आ रही थी, विराट की बात पर आती हुई रचना की तरफ देखकर उसे सुनाते हुए बोली, लगता है बहू ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तो पहले से ही घर की तीसरी बहू बैठी हुई है। दामिनी की बात सुनकर शोभित उसे घूरने लगता है और वही विराट और विप्लव भी दामिनी को घूरने लगते हैं। अदिति, जिसका ध्यान शोभित के अचानक आने से ही टूट गया था, दामिनी के बात सुनकर कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगती है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया था, लेकिन उसे सिचुएशन के बारे में पता नहीं था। रचना दामिनी को घूरते हुए बोली, आप कहना क्या चाहती हो, सीधा सीधा बोलो, इस तरीके से बात को घुमाने का कोई मतलब नहीं होता। कौन है इस घर की तीसरी बहू, नाम बताओ जरा। दामिनी अदिति की तरफ इशारा करके रचना से बोली, आपका बेटा इसकी कितनी परवाह करता है, ये तो पूरे घर वालों को ही साथ साथ इस लड़की के दोस्तों को भी पता है। बस आप हो जो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर घूम रही हो, इन दोनों के चक्कर के बारे में नहीं पता चल रहा क्या? रचना दामिनी की बात पर गुस्से से बोली, जुबान को लगाम दीजिए, शायद आप भूल रही हैं, शोभित का रिश्ता सोलंकी परिवार से हो रहा है, प्रज्ञा सोलंकी से, जो कि अपने पिता के बिजनेस को संभालने में मदद करती है। दामिनी रचना की बात पर तंज करते हुए बोलती है, मान लेते हैं कि आपका बेटा शादी सोलंकी परिवार की बेटी से करना चाहता है, लेकिन शादी से पहले रासलीला तो इस लड़की के साथ मना रहा है ना। शोभित गुस्से भरी नजर से दामिनी को घूरने लगता है, जबकि अदिति पैनिक हो रही थी। शोभित दामिनी के ऐसे घटिया इल्जाम को सुनकर गुस्से में चिल्लाकर कहा, आपने अभी जो कुछ भी कहा, इसके आगे अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कौन हैं। दामिनी शोभित की बात पर उसे घूरते हुए बोली, मेरी जुबान को बंद करवाने से असलियत नहीं बदल जाएगी। तुमने सब लोगों की तरह उस लड़की से राखी क्यों नहीं पहना? शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। विराट दामिनी की तरफ देखते हुए बोला, आप कोई नहीं होती इस तरीके से दो लोगों के बीच के अंडरस्टैंडिंग को गलत रिश्ते का नाम देने वाली। दामिनी विराट की बात पर बोली, इसे अंडरस्टैंडिंग नहीं एंटरटेनिंग कहते हैं, जो रात रात भर इन दोनों के बीच में होता है। मैंने खुद देखा इसे कई बार इस लड़की के कमरे से रात को बाहर आते हुए। अब तक सभी लोग शोर शराबा सुनकर नीचे आ चुके थे। सोना, जो किचन के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी, अदिति के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है, तो अदिति अपनी आंखों में नमी लिए सोना की तरफ देखने लगती है। रचना दामिनी की बात पर गुस्से से बोली, अदिति इस घर की जिम्मेदारी है, बस इसलिए वो यहाँ पर है, शोभित के दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। दामिनी रचना की बात सुन अकड़कर बोली, तो ठीक है, पूछिए अपने बेटे से 2 दिन पहले रात के 12 बजे इस लड़की के साथ कहाँ से आ रहा था। सब लोगों की नजरें शोभित की तरफ मुड़ जाती हैं। शोभित दामिनी के सवाल पर उसे घूरते हुए बोला, मैं अदिति को लेने के लिए उसके दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था। दामिनी शोभित के जवाब पर बोली, लेकिन बॉडीगार्ड्स तो 10 बजे ही आ गए थे, तुम्हें 12 क्यों बज गए आते आते? शोभित अपने दांत पीसते हुए बोला, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। दामिनी शोभित की बात पर बोली, आई डेफिनेटली मीन इट, क्योंकि मैंने तुम पर इल्जाम लगाया है, जिसे प्रूफ करना मेरी ड्यूटी है। सम्राट नीचे आते हुए बोला, मेरे ख्याल से आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए थी वो पूरा हो चुका है, अब आपको वापस अपने घर जाना चाहिए।
दामिनी पलटकर सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मैं क्यों जाऊं, बल्कि तुम्हारे भाई को जवाब देना चाहिए। सम्राट दामिनी के सामने अपनी आंखें छोटी करके बोला, कौन है आप जिनको हमारे घर के मैटर के बीच में बोलने का हक है? कोई नहीं, शादी के बाद एक लड़की का उसके मायके में वही तक रिश्ता होता है जहां तक लिमिट हो, और आप लिमिट से बाहर जा रही हो, इसलिए आपको सच में इस घर से बाहर चले जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं अपनी तमीज भूल जाऊं। दामिनी सम्राट की बात सुन चिल्लाकर बोली, तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हो, सिर्फ इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए जिसके खुद के कैरेक्टर का कोई अता पता नहीं है, जो यहाँ पर आकर तुम्हारे भाई पर डोरे डाल रही है, और तुम अपनी आंखों में पर्दा लगाकर बैठे हुए हो। सम्राट अपना हाथ दिखा गुस्से से बोला, बस बहुत हुआ। आप होती कौन है किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली, जो सालों से खुद अपने पति को छोड़कर अपने बाप के घर में आकर रहती है, वो किसी और के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। राजेंद्र जी सम्राट से बोले। सम्राट राजेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट, क्या आपको नजर नहीं आ रहा आपकी सो कॉल्ड बहन एक इनोसेंट लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है, और आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? दामिनी सम्राट की बात सुन बिफरते हुए बोली, अगर ये लड़की इतनी ही भोली भाली है और इनोसेंट है तो पूछो ना तुम्हारे भाई से क्यों रात भर उसके कमरे में रहता है, क्या रिश्ता है उसका उसके साथ? चलो मेरे सवालों का जवाब मत दो, लेकिन किसी ना किसी दिन तो कोई सवाल करेगा ना, तब क्या जवाब दोगे? शोभित दामिनी की बात पर गुस्सा से बोला, वो मेरा मैटर होगा कि मैं अपनी अदिति को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। दामिनी शोभित की तरफ देखते हुए व्यंग भरी हंसी के साथ बोली, लेना देना तो जरूर है, क्योंकि जब मैं इस बारे में पापा को बताऊंगी तब तुम्हें तो सारे सवाल के जवाब देने होंगे ना। रचना उन लोगों की बहस के बीच में तेज आवाज में बोली, बस बहुत हुआ, मैं कल ही सोलन की परिवार से प्रज्ञा और शोभित की शादी के बारे में बात करूंगी, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। विराट शोभित और अदिति हैरानी से रचना की तरफ देखने लगते हैं। राजीव अपने घर जा चुका था, जिस कारण वो वहां पर नहीं था। सम्राट रचना की तरफ देखते हुए बोला, चाची, शोभित अभी शादी करने के लिए राजी नहीं है, आप उसके साथ फोर्स नहीं कर सकती, सिर्फ इस बेतुके से इल्जाम के कारण। रचना सम्राट की बात पर बोली, आज ये सवाल इस घर की बेटी ने किया है, कल पूरी सोसाइटी करेगी, तब मैं क्या जवाब दूंगी? इससे बेहतर यही है कि शोभित की शादी हो जाए। शोभित रचना की बात सुन गुस्से से बोला, मुझे उस प्रज्ञा सोलंकी से शादी नहीं करनी। दामिनी शोभित को उकसाते हुए बोली, क्यों शादी नहीं करनी तुम्हें? प्रज्ञा अच्छी लड़की है, वो और तुम दोनों तो एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे ना। शोभित दामिनी की बात पर गुस्से में चिल्लाकर बोला, मैं उस लड़की को डेट नहीं कर रहा, मैं आदिति को डेट। ये कहते कहते शोभित रुक जाता है, उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कह रहा है। रचना शोभित के सामने जाकर उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। शोभित अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर रचना से बोला, मैं आदिति को पसंद करता हूँ। रचना एक जोरदार थप्पड़ शोभित के गाल पर जड़ देती है और गुस्से से कहती है, हाउ डरे यू से दैट, तुम्हें पता था ना तुम्हारी और प्रज्ञा की शादी की बात चल रही है, फिर भी तुमने ये किया। शोभित को मार पड़ता हुआ देखकर विप्लव शोभित के आगे आकर रचना से बोला, सो वॉट मॉम, इट्स अ प्योर फीलिंग, अगर किसी के साथ हमें अच्छा महसूस होता है तो उसके साथ रहने में क्या बुराई है? रचना विप्लव को थप्पड़ मारते हुए बोली, अपना मुंह बंद करके रखो, छोटे हो छोटे की तरह रहो, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। विप्लव अपने गाल पर हाथ रखे रचना को देखते हुए बोला, यू आर माई मॉम एंड आई लव यू, लेकिन बनी का क्या मॉम, उसे भी तो कोई प्यार करने वाला चाहिए ना। रचना विप्लव को साइड कर अदिति के सामने जाकर बोली, क्यों? मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे, यहाँ पर हो ठीक कर रही हो, लेकिन किसी भी तरीके से मेरे बेटे के करीब जाने की कोशिश मत करना। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आई? पूरी दुनिया में अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा बेटा ही मिला, रचना ने चिल्लाकर कहा। अदिति डर से कांप उठती है और कसकर सोना के हाथ को पकड़ लेती है। सोना अदिति के हाथ को पकड़कर उसे शांत करवाते हुए रचना से बोली, चाची। रचना सोना को आंखें दिखाते हुए बोली, तुम चुप रहो, आज बात मेरे बेटे की हो रही है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी किसी का इंटरफेयर करना। उसके बाद अदिति के हाथ को पकड़कर बोली, तुम निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सब देखते हुए दामिनी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी, उसे तो बहुत मजा आ रहा था ये सब होता हुआ देखकर, और वो तो चाहती थी कि इस घर की शांति भंग हो जाए, और फाइनली वो हो गया था। रचना अदिति को खींचते हुए बाहर ले जाने लगती है कि अचानक अदिति रुक जाती है। रचना पलटकर देखती है तो सम्राट ने अदिति के दूसरे हाथ को पकड़ रखा था। रचना सम्राट की तरफ हैरान भरी नजरों से देखते हुए बोली, सम्राट ये तुम क्या कर रहे हो?
सम्राट रचना की बात पर बोला, अदिति को आप घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि मैंने अदिति की पूरी जिम्मेदारी ली है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बीच में नहीं छोड़ सकता। रचना सम्राट की बात सुन गुस्से से बोली, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा इस लड़की ने क्या किया है? सम्राट रचना की बात पर बोला, प्यार किया है और इसमें कोई बुराई नहीं है, दिल पर किसी का जोर नहीं होता, वो तो किसी को भी देखकर धड़कने लगता है। शोभित को अदिति से प्यार हो गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। रचना सम्राट की बात सुन गुस्से से बोली, तुम इस 2 कौड़ी की सोना के चक्कर में आकर। सम्राट रचना की बात को बीच में काटकर बोला, सोना 2 कौड़ी की नहीं है, मेरी बीवी है, वो सोना सम्राट ओबरॉय है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। रचना सम्राट की बात सुनकर अदिति के हाथ को छोड़ एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, सब गलती मेरी है, ना तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, सब लोगों को मुझसे छुटकारा मिल जाएगा और सब लोग खुश रहेंगे। अदिति रचना के हाथ को पकड़कर धीरे से बोली, आई एम सॉरी आंटी, आप घर छोड़कर मत जाओ, वरना सीनियर को बुरा लगेगा। रचना अदिति को घूरते हुए बोली, अपना ये इनोसेंट बनने का नाटक करना बंद करो, सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। जब से इस घर में आए हो तब से मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बीच में मनमुटाव की गड्ढा खाए खोद दिया है तुमने। पहले तो सिर्फ बड़ा वाला तुम्हारा पक्ष लेता था, लेकिन अब वापी को भी तुमने अपने साइड कर लिया। अदिति, जिसका पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, अपनी आंसू भरी पलकें उठाकर रचना की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया आंटी, अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप इस घर को छोड़कर मत जाए। सोना अदिति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अदिति तुम कहीं नहीं जाओगी, कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वो बुआ जी है, क्योंकि उन्हें हम लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। ये कहते हुए सोना दामिनी की तरफ देखती है, जिसके चेहरे का रंग सोना की बात सुनकर उड़ गया था। सम्राट सोना का साथ देते हुए दामिनी से बोला, आपके लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर दी है, 10 बजे फ्लाइट है, इसलिए अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, अभी 8 बजे बज रहे हैं। दामिनी गुस्से भरी नजर से सम्राट को देखते हुए बोली, तुम मुझे इस घर से निकाल रहे हो? वैशाली दामिनी की बात पर बोली, एक काम तो हम लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए था बुआ सासू, लेकिन हम लोगों ने पूरा 1 महीना इंतजार किया। दामिनी वैशाली को घूरते हुए बोली, तुम अपना मुंह बंद करके रखो। वैशाली दामिनी की बात पर उसके सामने आकर बोली, अभी तो इज्जत के साथ बाहर कर रहे हैं, कहीं ज्यादा दिमाग खराब हो गया ना हमरा, तो बेइज्जत करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए पहली फुर्सत में रास्ता नापिए, और हाँ, एयरपोर्ट के कैंटीन में कुछ खा लीजिएगा, कहीं हवा से उड़ ना जाओ। दामिनी गुस्से भरी नजर से वैशाली को देखने लगती है, जिस पर अमृत वैशाली को अपनी तरफ खींचकर दामिनी से कहता है, मेरी बीवी को घूरकर उसकी खूबसूरती कम मत कीजिए, मेरे अलावा कोई और उसे इस तरीके से देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। वैशाली अपना गर्दन घुमा अमृत की तरफ देखने लगती है, जो कि दामिनी को घूर रहा था। दामिनी राजेंद्र जी और पीतांबर की तरफ देखने लगती है, लेकिन किसी के भी फेस एक्सप्रेशन को देखकर नहीं कह सकते थे कि कोई भी चाहता है कि दामिनी उस घर में रुके, इसीलिए दामिनी बेइज्जती का घूंट पीकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दामिनी के जाने के बाद सोना रचना की तरफ देखते हुए बोली, चाची मुझे पता है कि आप शोभित भाई की शादी एक बड़े परिवार में करना चाहती थी, लेकिन ऐसे शादी का क्या फायदा जिसमें आपका बेटा खुश ही ना रहे। रिश्ते वो चलते हैं जिनमें प्यार, परवाह और सुकून हो, जो शोभित भाई को अदिति के साथ रहकर मिलता है। शोभित रचना के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव यू एंड आई लव अदिति, मैं आप दोनों को नहीं छोड़ सकता। आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अदिति उसने मुझे जीना सिखाया है। मॉम प्लीज हम दोनों के रिश्ते को अपना लीजिए। रचना शोभित को घूरने लगती है तो विप्लव रचना के पास आकर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, मॉम आपने मुझे थप्पड़ मारा ना, लेकिन मैं रोया नहीं, प्लीज मेरी बनी को मेरी भाभी बना दीजिए ना, वो हमारे साथ ही रहेगी, अगर भाई के साथ नहीं तो मेरे साथ शादी करवा दो, लेकिन प्लीज बनी को इस घर से बाहर मत जाने दो ना। ये कहते हुए विप्लव के होठों पर बहुत ही मासूम सी मुस्कान थी। शोभित घूरकर विप्लव की तरफ देखता है, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि उसका भाई उसकी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है। इस बात को सुनकर ही शोभित विप्लव को पटक पटक कर मारना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए सिचुएशन कुछ अलग थी, इसलिए वो चुप था। सम्राट और अमृत रचना के सामने आकर बोले, चाची मान जाए। रचना एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं शोभित और अदिति के रिश्ते को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शोभित, जो कि रचना की बात सुन रिलैक्स हो गया था, शर्त वाली बात को सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। अब उसे अदिति के लिए टेंशन हो रही थी। सम्राट रिलैक्स टोन में रचना से बोला, डोंट वरी, मैं पंडित जी से कहकर इस हफ्ते के अंदर इन दोनों की सगाई का इंतजाम करवाता हूँ।
शोभित फटी आंखों से रचना की तरफ देखने लगता है, जिस पर रचना हल्की सी मुस्कान के साथ सम्राट से कहती है, गुड मैं भी यही कहने वाली थी, तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो, तुम्हें मेरे एक्सप्रेशंस देखकर ही समझ आ जाता है। वैशाली रचना की बात सुन धीरे से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी तरह राक्षस जो बना कर रखा है उसको भी। शोभित मानो खुशी से पागल होने वाला था, उसकी तो जैसे सांस अटकी पड़ी थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था उसका भाई सब कुछ संभाल लेगा। वो खुद भी हैरानी से सम्राट को देख रहा था। पीताम्बर रचना के पास आकर बोले, तुम्हें अच्छा लगता है ना सब लोगों को परेशान करना। रचना पीताम्बर को तिरछी नजर से देखते हुए बोली, अब मेरे बच्चों के पापा उन्हें कुछ नहीं कहते तो माँ को तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना, वरना मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। पीताम्बर रचना के माथे पर चुमकर बोले, मुझे पता है तुम थोड़ी सी गुस्सैल हो, घमंडी हो, लेकिन दिल की बुरी नहीं हो। रचना पीताम्बर की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप मेरी तारीफ कर रहे हो या फिर बुराई? पीताम्बर रचना की बात सुन हल्का सा हंसकर बोले, दोनों कर रहा था, अब तैयारी करनी पड़ेगी हमारे बेटे की शादी की। रचना पीताम्बर की बात सुन मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है। शोभित सोना के पास जाकर बोला, थैंक यू सो मच। सोना कंफ्यूजन में शोभित को देखते हुए बोली, मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो, मैंने क्या किया है? शोभित सोना की बात पर गहरी सांस लेकर बोला, तुमने ब्रो को जीना सिखा दिया। पहले उनसे किसी भी बात को शेयर करने में डर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो हम लोगों की फीलिंग को समझते हैं। सोना तिरछी नजर से सम्राट को देखते हुए मन में बोली, क्या सच में दूसरों की फीलिंग को समझते हैं? तो मेरे भाई की फीलिंग क्या उन्हें धूल मिट्टी लगती है, जो उसे हमेशा हट करते रहते हैं? फिर अपने ख्यालों से बाहर आ शोभित से बोली, मुझे थैंक यू कहने से कुछ नहीं होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपके भाई इतना ज्यादा बदल कैसे गए, उनसे जाकर पूछ लीजिए और कांग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी आपको शादी का लड्डू खाने को मिलेगा। शोभित सोना की बात पर बस छोटी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद दामिनी वहां पर आती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का डिनर कर रहे थे। निर्जला कुर्सी से खड़ी हो दामिनी के पास जाकर बोली, और आइएगा घूमने, हो सके तो शोभित और अदिति के शादी में जरूर आइएगा, लेकिन इस बार घर में आग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। विप्लव अपना खाना छोड़ दामिनी के आगे आकर बोला, थैंक यू सो मच बुआ, आपके कारण मुझे पता चला कि मेरी बनी इस घर से कभी बाहर नहीं जाएगी, बल्कि मेरी भाभी बन जाएगी। अगर आपने ऐसा सीन क्रिएट नहीं किया होता तो शायद मेरा फट्टू भाई कभी भी नहीं बताता कि वो बनी को पसंद करता है। निर्जला और विप्लव के ऐसा कहने पर दामिनी अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे विलास से बाहर चली जाती है। बाहर पहले से ही गाड़ी रेडी थी जो उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाली थी, जिसमें बैठकर दामिनी वहां से निकल जाती है। सभी लोग अपना अपना डिनर कंप्लीट कर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अदिति विप्लव के पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ जाते हुए विप्लव से बोली, वापी क्या तुम मुझसे नाराज हो? विप्लव अदिति को इग्नोर करते हुए बोला, तुम मुझसे बात मत करो, तुमने मुझे नहीं बताया ना कि तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर विप्लव से बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सीनियर ने कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, और तुम्हें तो पता है ना, किसी का सीक्रेट बताना बैड मैनर्स होता है। विप्लव पलटकर अदिति को घूरते हुए बोला, क्या सच में मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं और तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कर रही हो और उससे बातें छुपा रही हो? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? अदिति क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोली, दोबारा कभी मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, अगर सीनियर बोलेंगे तो भी नहीं छुपाऊंगी, आई प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये कहते हुए अदिति अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस कर लेती है। विप्लव अदिति की बात सुन कुछ देर सोचने के बाद बोला, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा, शोभित ब्रो बहुत अच्छा सैंडविच बनाता है, सुबह के ब्रेकफास्ट मुझे वही सैंडविच खाना है, अगर तुम बनवा सकती हो तब जाकर माफ करूंगा, वरना भूल जाओ और गुड नाइट। इतना कहकर विप्लव अपने कमरे में जाकर दरवाजा अदिति के मुंह पर बंद कर देता है। अदिति विप्लव की बात को सोचते हुए मन में बोली, सैंडविच यम्मा, मतलब कल मुझे सैंडविच खाने को मिलेगा, वो भी सीनियर के हाथ का। ये सोचते हुए अदिति के मुंह में पानी आने लगते हैं और अदिति एक्साइटमेंट में अपने कमरे की तरफ चली जाती है, ये सोचकर कि वो शोभित से इस बारे में कल सुबह बात कर लेगी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।